आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जेम्स एकेडमी पर खुशामदीद। मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सरवर। इससे पहले हमारा 2 वीडियो आ चुका है जिस पर आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जिसके लिए शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा जो कि मैंने पहले 2 वीडियो में नहीं कहा। वो ये कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, और अगर बिल्कुल अच्छा ना लगे तो शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले 2 वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से वर्ड चेंज होने से जवाब चेंज हो जाता है, ठीक इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी के कुछ सवाल लेकर आया हूं जिसके वर्ड बदलने से जवाब बदल जाता है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने एक सवाल लिखा है। ये सवाल दरअसल वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2020 का पेपर क्वेश्चन नंबर 1.2 में आ चुका है। आप लोग पेपर भी देख सकते हैं, 2020 का पेपर। उसमें एक ऑप्शन मैंने चेंज किया है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो पेपर आया था उसमें ऑप्शन सी में सैंड ड्यून्स था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन सी में मुनार्ड नॉक्स दिया है। जैसा कि हम लोग ये सवाल देख रहे हैं, सवाल लिखा हुआ है इन पेडी प्लेन लो लाइंग हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन एज रेसिडुअल लैंडफॉर्म इज़ कॉल्ड। इसका जवाब आपने देखा ही होगा YouTube पर, या फिर बोर्ड का पेपर आप लोग सॉल्व किए ही होंगे, तो आप लोगों को इसका सवाल का जवाब पता ही होगा। इस सवाल का जवाब होगा इंजलबर्ग। लेकिन मुश्किल तब पैदा होगा कि अगर यही सवाल में एक वर्ड का चेंज कर दे, यानी ये जो हम पेडी प्लेन लिखे हैं, इन पेडी प्लेन लो लाइंग हिल्स ऑफ हार्ड रॉक रिमेन एज रेसिडुअल लैंडफॉर्म इज़ कॉल्ड, अगर इस सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें मैं क्या करूं, पेडी प्लेन की जगह पेनी प्लेन डाल दूं, ये DI की जगह अगर पेनी कर दूं, तब इसका जवाब बदल जाएगा। अगर सवाल में पेनी प्लेन आ जाए तब इसका जवाब होगा मुनार्ड नॉक्स। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक्सप्लेन करने से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। असल में एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट था, जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस लैंडफॉर्म के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। द साइंटिस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म इज़ कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी and the science of the landform is called geomorphology. Geomorphology। एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट था जिसका नाम था WM डेविस। 19th सेंचुरी के लास्ट में 1899 के आसपास इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी। इसने बताया कि जिस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी होती है, ठीक इसी तरीके से एक पहाड़ की भी ज़िंदगी होती है। एक इंसान जैसे पैदा होता है, छोटा बच्चा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, और जवान होने के बाद जैसे जैसे इसकी उम्र ढलती है, इसका उम्र बढ़ता है, ये बूढ़ा होने लगता है, तो इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती है और एक दिन ये इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाता है। तो एक इंसान की ज़िंदगी
जो 60, 70, 80 साल तक होती है, लेकिन एक पहाड़ की ज़िंदगी हज़ारों लाखों साल होती है। इसने बताया कि एक पहाड़ जो बनता है, जैसा कि फोल्ड माउंटेन आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से पहले फोल्ड माउंटेन बनते हैं। एंडोजेनिक फोर्स की वजह से पहले फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन एक रेंजेस ऑफ माउंटेन होते हैं, पहाड़ों का सिलसिला होता है। फोल्ड माउंटेन बनने के बाद इस पर रिवर अपना एरोजन का काम शुरू करता है। फोल्ड माउंटेन, जैसा कि आप लोगों को पता है, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से बनता है, जो ज़मीन के अंदर की कुव्वत होती है। जब इस पर रिवर एरोजन का काम करता है तो धीरे धीरे इसका एलिवेशन कम होता जाता है। धीरे धीरे इसका एलिवेशन कम होता जाता है। ये किसने कहा? WM डेविस ने। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो पहाड़ के जो रेंजेस ऑफ माउंटेन थे, जो सिलसिला था पहाड़ का, ये पूरा मैदान बन जाता है। और इसकी जो चोटियाँ होती है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये रेसिडुअल हिल के फॉर्म में बनता है। ये जो लैंड फॉर्म बताया WM डेविस ने कि पहले पहाड़ बनते हैं, फिर उसके बाद उस पर रिवर का एरोज़न होता है। एरोज़न होते होते उसका एलिवेशन, उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती है, और एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर पहाड़ मौजूद है, वो पहाड़ ख़त्म हो जाता है और वहाँ प्लेन बन जाते हैं। लेकिन जो पहाड़ के जो पिक्स थे पहले, लाखों साल पहले, वो रेसिडुअल हिल के फॉर्म में नज़र आते हैं। तो जो लास्ट स्टेज में, इसको इसने 3 स्टेज में बांटा था। पहले स्टेज को इसने कहा था यूथ स्टेज, दूसरे स्टेज को इसने कहा था मैच्योर स्टेज, और तीसरे स्टेज को इसने कहा था ओल्ड स्टेज। इसने बताया कि जब ओल्ड स्टेज में प्लेन बनता है तो WM डेविस, ये WM डेविस की बातें हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। WM डेविस ने जब लास्ट स्टेज में प्लेन बना तो WM डेविस ने इस प्लेन का नाम दिया पेनी प्लेन। पेनी प्लेन, इसका नाम क्या दिया? पेनी प्लेन। यानी ये जो प्लेन है, इसका नाम क्या दिया इसने? पेनी प्लेन। और जो रेसिडुअल हिल बचे हुए थे, ये जो हम लोग देख रहे हैं डॉट डॉट जहाँ हम लगा रहे हैं, इसको इसने नाम दिया मोनार्ड नॉक्स। यानी WM डेविस ने बताया कि जब पहाड़ की हाइट ख़त्म हो जाती है, जब पहाड़ बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो जो मैदान जहाँ पे पहले कभी पहाड़ हुआ करता था, अब जब वो मैदान बन चुका है, तो उस प्लेन को, उस मैदान को WM डेविस पेनी प्लेन कहते हैं। और जो पहले कभी चोटी हुआ करती थी, वो रेसिडुअल हिल के फॉर्म में नज़र आती है, जिसे WM डेविस ने मोनार्ड नॉक्स कहा। यानी अगर सवाल में पेनी प्लेन रहा तो जवाब होगा मोनार्ड नॉक्स। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखना। लेकिन इसके बाद, चूँकि WM डेविस एक USA का रहने वाला था, अमेरिकन था, इसके बाद एक और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आया। इसने जब WM डेविस की ये कॉन्सेप्ट देखा, ये थ्योरी देखा, तो उसने भी अपना एक थ्योरी पेश किया। एक्चुअली हम लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ वर्ड को ध्यान से देखते हैं, लेकिन हमें वो वर्ड का मतलब नहीं मालूम होता है। जैसे एरीड, ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसका वर्ड का मतलब आपको नहीं पता। आज मैं आपको इस वर्ड का मतलब भी बताऊंगा। एरीड, सेमी एरीड, और सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड। वेरी ह्यूमिड भी बोल सकते हैं, वेरी वेट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेशन
प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। द वर्ल्ड क्लाइमेट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्ल्ड क्लाइमेट हैज़ बीन डिवाइडेड into 5 parts. According to precipitation, the world climate has been divided into 5 parts. पहले वाले को कहते हैं एरिड क्लाइमेट। रेनफॉल के अकॉर्डिंग, जिस इलाके में जितना रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 पार्ट में बांटा जाता है। 1 नंबर को कहते हैं एरिड क्लाइमेट, 2 नंबर को कहते हैं सेमी एरिड क्लाइमेट, 3 नंबर को कहते हैं सब ह्यूमिड क्लाइमेट, 4 नंबर को कहते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट और 5 नंबर को वेरी ह्यूमिड या फिर वेरी वेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है जिस एरिया में कोई भी इलाका हो सकता है वर्ल्ड का, एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो, लेस देन 25 सेंटीमीटर हो। 25 सेंटीमीटर मतलब 10 इंच। अगर कोई इलाका है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो उसको हम लोग एरिड क्लाइमेट कहेंगे। एरिड का मतलब डेजर्ट। जिस भी इलाके में एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगा वो इलाका डेजर्ट होगा। अगर कोई इलाका है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो, यानी अगर इंच में बात करें तो 10 से 20 इंच के बीच में होकर रेनफॉल हो तो उसको हम लोग सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं। अगर कोई इलाका है जहाँ पर रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सब ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। इंडिया में एनुअल रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होती है, यानी इंडिया का क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन ह्यूमिड क्लाइमेट है। और जिस इलाके में एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। यानी अगर एरिड क्लाइमेट बोले 25 सेंटीमीटर से कम अगर जहाँ रेनफॉल हो रहा है मतलब वो डेजर्ट में एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है। जिस इलाके में 25 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो उसको हम लोग सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं। जहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर हो उसे सब ह्यूमिड, जहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर हो उसको ह्यूमिड, और जहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो उसको कहा जाता है वेरी ह्यूमिड। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। WM डेविस जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, इस थ्योरी को कहते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन होने वाला है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस में नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है। तो WM डेविस ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का, ये पहले पहाड़ बनते हैं, वो यूथ स्टेज में होते हैं, वहाँ पे रिवर का इरोजन होता है, रिवर का धीरे धीरे इरोजन होने से पहाड़ का एलिवेशन धीरे धीरे कम होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पहले कभी पहाड़ हुआ करती थी वो पूरा प्लेन हो जाता है। जैसा कि लास्ट स्टेज में WM डेविस ने बताया कि लास्ट स्टेज में जहाँ पहाड़ था वो पूरा प्लेन हो जाता है, पूरा मैदान हो जाता है, और जो प्लेन बना था WM डेविस ने उसका नाम दिया पेनी प्लेन, और जो रेसिडुअल हिल था उसका नाम दिया मोनार्ड नॉक्स। उसके बाद एक और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आया, उस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का नाम था LC किंग। LC किंग ने जब WM डेविस का ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट को देखा तो उसने बताया कि WM डेविस चूँकि अमेरिका का रहने वाला था, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर रिवर बनेंगे, और जब रिवर बनेगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन जिस एरिया में रेनफॉल नहीं होता है यानी एरिड क्लाइमेट,
तो वहाँ पर WM डेविस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। वहाँ पर जो मेन एजेंट होगा एरिड क्लाइमेट में यानी डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे जो मेन काम होगा वो होगा विंड का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एलसी किंग ने कॉन्सेप्ट दिया एरिड साइकिल ऑफ इरोजन का, साइकिल ऑफ इरोजन। एलसी किंग ने एरिड साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया और उसने बताया कि पहले पहाड़, उसने भी कम व बेस अप्रॉक्स WM डेविस की तरह ही बताया। उसने बताया कि WM डेविस जैसा कि 3 स्टेज में बांटा था, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, ठीक इसी तरीके से एलसी किंग ने भी पहाड़ के स्टेज को बांटा। उसने भी यूथ स्टेज में कहा कि पहाड़ बनेगा, मैच्योर स्टेज में उसका हाइट एलिवेशन धीरे धीरे कम होगा और लास्ट स्टेज यानी ओल्ड स्टेज में प्लेन बनेगा और रेसिडुअल हिल रहेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। एलसी किंग ने जो प्लेन बना उसका नाम दिया पेडी प्लेन, और जो रेसिडुअल हिल थे यानी ये वाले, इसको इसने नाम दिया इंजेलबर्ग। यानी WM डेविस ने ओल्ड स्टेज में प्लेन का नाम पेनी प्लेन दिया और रेसिडुअल हिल का नाम मोनार्ड नॉक्स दिया। ठीक इसी तरीके से एलसी किंग ने ओल्ड स्टेज में जो प्लेन था उसका नाम दिया पेडी प्लेन और जो रेसिडुअल हिल थे उसका नाम दिया इंजेलबर्ग। यानी हमारा जो सवाल है, अगर सवाल में पेनी प्लेन रहे तो जवाब होगा मोनार्ड नॉक्स, और अगर सवाल में पेडी प्लेन रहे जैसा कि इससे पहले मैंने लिखा था उस वक्त जवाब होगा इंजेलबर्ग। यानी अगर सवाल में आपका पेनी प्लेन हो तो जवाब मोनार्ड नॉक्स होगा, और अगर आपके सवाल में पेडी प्लेन हो तो जवाब इंजेलबर्ग होगा। ये दो वर्ड के चेंजेस से जवाब किस तरीके से बदल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा लाऊंगा। आप लोगों ने देखा कि कैसे वर्ड बदलने से जवाब बदल जा रहा है। ये सवाल ऐसे ही आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें, क्वेश्चन की वैरायटी को चेक करें और उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जाते जाते आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि कभी कभी मैं बैठ के जब सोचता हूँ तो मुझे एहसास ही नहीं होता। एक्चुअली जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब मैं जो है नेशनल लाइब्रेरी में जाकर अपना नाम लिखवाता हूँ। मेरा आईडी कार्ड भी बनता है, और जब कभी भी कॉलेज की छुट्टी होती मैं सुबह 10 बजे नेशनल लाइब्रेरी चला जाता। नेशनल लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग अलीपुर जू गए हैं कभी? हाँ, अलीपुर जू जाइएगा। अलीपुर जू का गेट के सामने खड़े हो जाइएगा और अपना लेफ़्ट हैंड ऐसे उठाइएगा और 90 डिग्री पे अपना गर्दन को घुमाइएगा तो एक सामने गेट नज़र आएगा, उसमें लिखा होगा नेशनल लाइब्रेरी। इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी हमारे कोलकाता में ही है, आप लोग जा सकते हैं। उसमें नाम लिखवाने के लिए यानी एंट्री करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती, बस आप अपना नाम लिखवाइए। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका उम्र एज जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। जब मैं वहाँ जाता पढ़ने के लिए सुबह 10 से, एक अजीब सा जुनून था मुझे, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक बैठकर मैं पढ़ा करता था। जब मैं रोज़ पढ़ रहा था तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग घूम गया। क्या बताएं आपको, दिमाग काम करना बंद कर दिया मेरा। क्या मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह को आते 10 बजे के करीब, 10-11 बजे के करीब आते और दिन भर बैठ के पढ़ते रहते। हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं और एक पिन ड्रॉप साइलेंट। मैं भी अब कोई भी किताब उठाता, कोई भी किताब मुझे अच्छी लगती मैं लेके बैठ जाता पढ़ने के लिए। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि एक ज़ईफ़ आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, ठीक से चलने नहीं पा रहा है, हाथ में डंडा लिए हुए है, धीरे धीरे आता, किताब निकालता और मेरे डेस्क के सामने वाले बेंच में बैठ जाता और बैठ के पढ़ने लगता। मैं देखकर उसे हैरान रह गया कि, और मैं अपने मन में अपने आप से सवाल करने लगा, अरे यार, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ कि मेरे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है,
मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो मैं यहाँ आके बैठ के पढ़ रहा हूँ। इस बुड्ढे को क्या चाहिए? यकीन जानिए मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ सवालात पैदा हो रहे थे। इस बुड्ढे को क्या चाहिए? इसका तो पाँव एक कब्र में लटका हुआ है और ये बैठ कर पढ़ रहा है। ये सवाल अब मैंने उसे एक बार नहीं, लगातार कई दिनों तक देखा कि जब दोपहर का लंच होता था टिफ़िन से कुछ निकालता, खाने लगता। मेरा अब किताब में मन नहीं लगता, मैं बस उस बूढ़े आदमी, उस ज़ईफ़ आदमी को देखता रहता। मैं इस सवाल से बहुत ज़्यादा परेशान था कि अरे यार, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ कि मुझे कुछ हासिल करना है, मेरे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इस आदमी को, इस शख्स को क्या चाहिए? कई सालों तक मैं ये सवाल को लेकर परेशान था। हमेशा अक्सर वो शख्स मेरी नज़रों के सामने आ जाया करता था। मालूम इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ से मिला? इस सवाल का जवाब मुझे मिला राजा बाज़ार के बस स्टॉप पर। हम लोग अभी निकलते हैं, जाते हैं रास्ते पे, तो अभी बहुत सारे बस स्टॉप बने हुए हैं और कहीं पे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगी हुई है और उनका कोटेशन लिखा हुआ है। ऐसी ही एक तस्वीर जो है राजा बाज़ार के बस स्टॉप पे है, जहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, उनकी तस्वीर लगी हुई है और उनकी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, सीखो गोद से गोर तक। और इंग्लिश में लिखा हुआ था, लर्न द नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। जब मैं ये कोटेशन पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में जो सवालात चल रहे थे कि आखिर वो बूढ़ा शख्स पढ़ाई क्यों कर रहा था, मेरे दिमाग में ये सवाल का जवाब आ जाता है कि अरे यार, ये तो कोटेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सीखो यानी तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। सीखो गोद से गोर तक। गोद मतलब माँ की गोद और गोर मतलब कब्र की गोद, यानी तालीम हासिल करना शुरू करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। ये इस चीज़ को जो लोग मजबूती से पकड़े हुए हैं वो लोग कामयाब है, और हम लोग इस चीज़ को छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत परेशान हैं। तो अपनी ज़िंदगी में तालीम हासिल करना, तालीम कुछ भी सीखना सिखाना, ये ताउम्र जारी रखिए। इंशाअल्लाह हम लोग भी कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़।